नमस्कार, मैं हूं करुणा और आपका स्वागत करती हूं हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। दोस्तों, लंग्स हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। हमें सांस लेने में मदद ये लंग्स ही करते हैं। इन्हीं लंग से जुड़ी एक जानलेवा बीमारी है लंग कैंसर, जिस बीमारी से लाखों लोगों को हर साल जान से हाथ धोना पड़ता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में लगभग 20,50,000 लोग कैंसर से ग्रसित हैं। लंग कैंसर का पता मरीज में शुरुआती दौर में नहीं चल पाता, जिसकी वजह से इलाज में देर हो जाती है और कई मरीजों की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसी विषय पर आधारित है आज का ये एपिसोड। तो आइए जानते हैं लंग कैंसर को और करीब से। और इस काम में हमारी मदद करेंगे डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो देश के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। डॉक्टर, सबसे पहले हमें यह समझाइए कि लंग कैंसर होता क्या है। लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर, ये बहुत तेजी से हमारे समाज में फैलनी हुई बीमारी है। और कैंसर का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में बहुत सी सेल्स, कोशिकाएं होती हैं और वो कोशिकाएं, फेफड़ों की कोशिकाएं अचानक किसी कारणवश से बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगे और वो ग्रोथ ऐसी हो कि अनकंट्रोल्ड, उस ग्रोथ पे कंट्रोल किसी का ना हो, तो वो अल्टीमेटली कैंसर के रूप में बदल जाती है। तो लंग कैंसर क्या, किसी भी कैंसर का जो कारण है वो ये है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ नॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द कैंसर। कितने भारतीय हर साल लंग कैंसर का शिकार होते हैं? फेफड़ों का कैंसर प्रतिवर्ष भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तकरीबन 1 लाख से अधिक लोग हर साल फेफड़ों के कैंसर की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अनुमान लगाइए कितनी बड़ी संख्या है ये मान के चला जाता है कि पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर महिलाओं के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होता है। करीब 17 से 18% पुरुष प्रतिवर्ष नए केस कैंसर के प्रकाश में आ रहे हैं, जबकि महिलाओं में पूरी लाइफ टाइम में कैंसर होने का रिस्क तकरीबन 11% है। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान और कैंसर में क्या कनेक्शन है? क्या नॉन स्मोकर्स को लंग कैंसर हो सकता है? ऐसा नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको कैंसर नहीं होगा, उसमें भी कैंसर होने की संभावना है। पर स्मोकिंग करने वाले लोगों के मुकाबले जो नॉन स्मोकर हैं, यानी जो धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो करीब 1.3 से 1.3 से 1.6, 1.3 to 1.6% लोगों में ही जो नॉन स्मोकर हैं उनमें कैंसर होने का खतरा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि 99% लोग जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें कैंसर होने का खतरा नहीं है। 1% लोगों में ही मात्र नॉन स्मोकर में कैंसर होने का खतरा है। पर यही संख्या स्मोकर में बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कैंसर होने का खतरा कई गुना नॉन स्मोकर के मुकाबले ज़्यादा है। तो इससे सीधा सीधा निष्कर्ष यही निकलता है कि स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, चाहे वो स्मैक गांजे के रूप में हो, चाहे वो तंबाकू के रूप में हो, कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, स्पेशली इंडिया और भारत में, और इसके अलावा पश्चिम देशों में भी है। इसके अलावा लंग कैंसर के और कौन से कारण होते हैं डॉक्टर? स्मोकिंग के अलावा, धूम्रपान के अलावा बहुत से ऐसे दूसरे कारण हैं जिनसे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, जैसे एयर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के रूप में जो गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसें निकलती हैं, ये हमारे स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत असर डालती है। बाकी असर तो फिर भी इतने घातक नहीं हैं, लेकिन उसमें जो सबसे घातक असर है वो है कैंसर। पॉल्यूशन भी लंग कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एस्बेस्टस, जो पत्थर वगैरह तोड़ते हैं, वो या कुछ माइंस ऐसी होती हैं जहां एस्बेस्टस के घिसाई के रूप में उसकी जो कहना चाहिए उसका जो धुआं होता है या जो उसकी धूल होती है वो हमारी सांस के द्वारा फेफड़े में चली जाती है। और वो धूल, एस्बेस्टस की धूल भी एक तरीके के मीजोथेलियोमा नामक लंग कैंसर का कारण होती है। इसके अलावा रेडॉन और दूसरे कई घातक केमिकल ऐसे हैं जो भी फेफड़ों के कैंसर होने का कारक है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं उस पर ज़रूर बताना चाहूँगा, फैमिली हिस्ट्री। यानी अगर किसी के परिवार में किसी के पिता को या उसके बाबा को या माता को या दादी को अगर फेफड़ों का कैंसर रहा हो
तो उनकी संतानों में उस कैंसर को होने की संभावना सामान्य लोगों के मुकाबले कुछ अधिक होती है। ये जरूरी नहीं है कि किसी के अगर परिवार में किसी को कैंसर हो तो जरूरी नहीं है उनके बच्चों में कैंसर होगा, लेकिन अगर हम प्रतिशत में बात करें और संभावनाओं की बात करें तो उनमें संभावना उनके मुकाबले, जो सामान्य पॉपुलेशन है उनके मुकाबले संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर, क्या लंग कैंसर शरीर के दूसरे अंगों को भी अफेक्ट करता है? जी हाँ, फेफड़ों का कैंसर शरीर के दूसरे भाग में भी फैल सकता है। किसी भी कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में तब माना जाता है जब वो कैंसर केवल उसी ऑर्गन या उसी अंग में रहे जहां से उसकी शुरुआत हुई हो, तब उस कैंसर को प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। अन्य कैंसरों की तरह फेफड़े का कैंसर भी शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है, और जब ये शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है तब ये प्रारंभिक अवस्था का कैंसर नहीं रहता। तब हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब हुआ कि वो कैंसर अपनी सीमाएं तोड़ के उस अंग के बाहर आ गया है और खून के द्वारा या कुछ लिम्फेटिक्स होते हैं उनके द्वारा या डायरेक्ट स्प्रेड के द्वारा, जो बगल के अंग हैं उनमें सीधा ही सीधा वो कैंसर फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फेफड़ों का कैंसर खून के द्वारा हड्डियों में जा सकता है, फेफड़ों का कैंसर एक फेफड़े से दूसरे कैंसर में जा सकता है। इसके अलावा लिम्फ नोड, हमारे शरीर में गांठें होती हैं जिनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उन गांठों में ये कैंसर बहुत तेजी से जा सकता है। इसके अलावा लीवर में कैंसर जा सकता है और ब्रेन में कैंसर जा सकता है, यानी इंसान के दिमाग में भी कैंसर जा सकता है। लंग कैंसर का पता कैसे लगाया जाता है और कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे इसका पता चलता है? फेफड़ों के कैंसर, लंग कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोसिस का मतलब कि ये पता लगाने के लिए कि किसी अमुक व्यक्ति में फेफड़ों का कैंसर है या नहीं, उसके लिए सीटी स्कैन एक बड़ा टेस्ट है जिससे कि हम फेफड़े के कैंसर की संभावना का पता लगा सकते हैं। सीटी स्कैन ये भी बता सकता है कि वो फेफड़े में कैंसर कहाँ पर है, अपर लोब में है मतलब ऊपरी भाग में है कि निचले भाग में है, और वो कैंसर केवल फेफड़े में ही है या अगल बगल की गांठों में चला गया है, इसका पता भी सीटी स्कैन से लगा सकते हैं। कई बार हड्डियों में फैला होने पे भी सीटी स्कैन उन हड्डियों को भी आइसोलेट करके बता सकता है कि हड्डियों में कैंसर फैला है कि नहीं फैला है। इसके अलावा एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इससे भी हमें कैंसर का पता लगाने में मदद मिलती है। एक और आजकल नया टेस्ट आया है जिसको बोलते हैं पेट स्कैन, PET, पेट सीटी। पेट सीटी मीन्स पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये आजकल अभी कुछ ही वर्षों में आया हुआ नया टेस्ट है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, फ़ायदा ये है कि ये पूरे शरीर को एक साथ ट्रेस कर लेता है। तो ये बता सकता है कि फेफड़ों में भी कैंसर है जो कि शरीर के और भागों में, ब्रेन में, लीवर में या हड्डियों में गया है कि नहीं। पेट सीटी से हमें एक साथ एक ही टेस्ट के जरिए पूरे शरीर का जांच हो जाती है। लेकिन इन सब टेस्टों से केवल संभावनाएं ही मालूम होती हैं। ये टेस्ट ऐसे नहीं हैं जिनसे आप 100% श्योर हो सके कि कैंसर है कि नहीं। जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है उसी कैंसर से कुछ कोशिकाओं को निकालकर जांच की जाती है और देखा जाता है कि उन कोशिकाओं में कैंसर के कण हैं कि नहीं, या वो कोशिकाएं कैंसर की हैं कि नहीं। लंग कैंसर के लक्षण क्या हैं और कौन से लक्षण देखते ही किसी भी पेशेंट को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? लंग कैंसर के जो सिम्टम हैं, सिम्टम का मतलब किसी मरीज को लंग कैंसर की वजह से क्या परेशानी होती है। नंबर 1, खांसी। अगर किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है, सामान्य खांसी नहीं, सामान्य खांसी तो सर्दी जुकाम में लोगों को होती रहती है, अगर कोई खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा बनी रहे नियमित इलाज के बाद भी, तो फिर ये खांसी एक लक्षण होता है जो कि कैंसर के मरीजों में होता है। दूसरा, खांसी में खून का आना जिसको हेमोप्टेसिस बोलते हैं, यानी कभी खांसी में खून के छींटे आए या काफ़ी ब्लड आए, खून आ जाए, तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कैंसर होने की संभावना होती है। लेकिन कैंसर जरूरी नहीं है कि खांसी में ब्लड आए तो कैंसर भी हो। टीबी की बीमारी में भी और कुछ दिल की बीमारियां होती हैं, उनमें भी खांसी में खून आ सकता है। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी में भी खांसी में खून आना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा लक्षण, चेस्ट पेन, सीने में दर्द। कई बार कैंसर फेफड़े से निकल के फेफड़े के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं,
अगर उसको इन्वॉल्व कर लेता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, तो लोगों को सांस लेने में लगातार चेस्ट में, सीने में दर्द होता है। तो इस तरह का दर्द लंबे समय से है तो उसको उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। चौथा, ये तो वो लक्षण हैं जो कि सांस फूलना, एक लक्षण और है, मैं आपको सांस फूलना। अगर किसी मरीज की या किसी भी व्यक्ति की लंबे समय से सांस फूल रही है और उसको कोई सांस की वैसी बीमारी नहीं है, अस्थमा या और चीज़ नहीं है, तो कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। डॉक्टर, क्या लंग कैंसर का इलाज हो सकता है? अगर हाँ, तो इलाज के कितने प्रकार हैं? आज आधुनिक युग में, आधुनिक मेडिकल साइंस में इतने इलाज आ गए हैं कि अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम कैंसर पे काबू पा सकते हैं, हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। कैंसर ठीक हो सकता है, बशर्ते दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। नंबर एक, कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ लिया जाए। कैंसर जितनी जल्दी पकड़ में आएगा उतनी ही जल्दी मरीज के ठीक होने की संभावना होगी, और जैसे जैसे कैंसर लेट होता चला जाएगा उसमें मरीज के सही होने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। 3 तरह के ट्रीटमेंट, 3 तरह का इलाज कैंसर का है, किसी भी कैंसर का है, चाहे वो फेफड़े कैंसर हो, चाहे कहीं किसी और अंग का। पहला इलाज है सर्जरी, ऑपरेशन के द्वारा कैंसर को शरीर से निकाल देना, ये सर्जरी। दूसरा इलाज है बिजली की सिकाई, जिसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। तीसरा इलाज है कीमोथेरेपी, यानी कैंसर की दवाओं के द्वारा, नस में दवाओं के द्वारा कैंसर पे कंट्रोल किया जाए। कौन सा इलाज किस मरीज के लिए उपयुक्त है, ये निर्भर करता है कि मरीज की कैंसर की अवस्था क्या है। प्रारंभिक अवस्था में ऑपरेशन के द्वारा कैंसर को निकाल दिया जाता है, यानी अगर फेफड़े के किसी छोटे से भाग में कैंसर है या किसी एक पर्टिकुलर लोब में कैंसर है, तो कैंसर सर्जन उसको लोबेक्टमी करके उस कैंसर को निकाल देते हैं, या कभी कभी पूरा फेफड़ा भी एक साइड का निकाल देना पड़ता है, जिसको न्यूमेनेक्टमी कहते हैं। तो सबसे अच्छा इलाज प्रारंभिक अवस्था में है कि अगर उस कैंसर ग्रस्त फेफड़े के भाग को ही निकाल दिया जाए। और आम लोगों में ये धारणा है कि अगर एक फेफड़ा निकल गया तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक, ऊपर वाले ने हमको 2 फेफड़े दे रखे हैं, अगर एक फेफड़ा निकाल भी दिया जाए तो दूसरे फेफड़े के सहारे इंसान पूरी जिंदगी काट सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में सबसे अच्छा इलाज है कैंसर सर्जरी, जो कि एक ट्रेंड कैंसर सर्जन के द्वारा ही की जाए। सेकंड, दूसरा इलाज है बिजली की सिकाई, जिसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, रेडियोधर्मिता किरण जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कभी कभी रेडियोथेरेपी प्राइमरी ट्रीटमेंट भी होता है, मतलब उसमें केवल रेडियोथेरेपी से भी इलाज किया जाता है साथ में कीमोथेरेपी को मिला के, और कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उस दशा में रेडियोथेरेपी को एडजुवेंट रेडियोथेरेपी बोला जाता है। इसके अलावा एक इलाज और है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी साधारणतः उन मरीजों को दी जाती है जब जिनमें ऑपरेशन संभव नहीं होता या कैंसर अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। उस दशा में कीमोथेरेपी को जब देते हैं तो उसको बोलते हैं पैलिएटिव कीमोथेरेपी। मसलन मरीज की ज़िंदगी को लंबा करने और उसके जो सिम्टम होते हैं, उसको जो तकलीफ़ें होती हैं, उनको कम करने के लिए कैंसर की दवा दी जा सकती है, जिससे कि मरीज के कष्ट कम हो और उसकी ज़िंदगी लंबी हो सके। डॉक्टर मनोज, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि एपिसोड देखने के बाद आपको राहत मिली होगी, क्योंकि लंग कैंसर जैसे घातक रोग से कोई भी सामना नहीं करना चाहता। तो अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।